जो होती है वो ऊपर कुछ बैठे रहते, कुछ नीचे बैठे रहते, सब जाजम पर बैठे, समानता की लेवल पे बैठे। सबको जोहार है मेरे तरफ से। देखो यहाँ जो बैठे हुए हैं वो कोई भी वर्कर नहीं है, सारे के सारे इन्फ्लुएंसर है, समाज के इन्फ्लुएंसर है, जिनका समाज में इन्फ्लुएंस है, जिसके पीछे 100, 200, 1000, 500 लोग चलते हैं, क्योंकि उसने अपने अपने क्षेत्र में कुछ तो भी काम किया। आपका प्रशिक्षण नहीं, कोऑर्डिनेशन चाहिए, एक दूसरे के साथ में प्रशिक्षण करने की हमारी औकात नहीं है। ये जितनी जानकारी दे रहे सर गूगल पे मिल जाएगी, 28 विषय, 16 विषय, 15 विषय, हालत बेहालत सब मिल जाएगा, गूगल पे टाइप कर लो सब मिल जाएगा। हम यहाँ इसलिए आए हैं कि एक दूसरे का सहयोग क्या हो सके। सबसे पहली बात तो ये है, समझ लो कि अगर कमजोर मालिक है ना तो उसकी हत्या चौकीदार करता है। आपने कई केसेस देखे होंगे कि जिस घर में बूढ़ा बूढ़ी दो ही थे, बच्चे बाहर रह रहे या दूसरे शहरों में रह रहे, चौकीदार ने लूट के सब ले गया। आज वही हालत है कि नहीं हमारे देश की? हमारे देश की यही हालत है कि हमने जिनको चौकीदार बनाया था, हमने जिनको नौकर बनाया था, वो चोर निकले हैं। वो ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि जो व्यवस्था हमारे यहाँ थी, जो ग्राम व्यवस्था हमारे यहाँ आई 73 और 74 वाले संशोधन से, उसमें 3 क्लियर डिवीजन है। क्या डिवीजन है उसमें? तो उसमें शासक कौन है, व्यवस्था कौन है, सरकार कौन है और प्रशासन कौन है, ये क्लियर है। अब किसी को पूछा कि शासन किसका है, शासक कौन है, तो शासक हम भारत के लोग। शासक कौन है? भारत के लोग। भारत के लोग क्यों कमजोर पड़ गए? क्योंकि गलत चौकीदार चुन लिया और हम खुद को शासक बोलना भूल गए। हमने बोला ही नहीं। गांधी ने जब बोला था कि मैंने राजनीतिक आजादी के लिए प्रयास किया, अब मैं सामाजिक और धार्मिक आजादी के लिए प्रयास करूंगा, गांधी को मार दिया। कारण कुछ भी बताए, 55 करोड़ बताए, 52 करोड़ बताए, जो बताए वो बताए, मारा गांधी को। सामाजिक और आर्थिक आजादी की बात की है इसलिए। और अंबेडकर ने बोला था कि जब तक आर्थिक आजादी और समानता नहीं मिलेगी इस देश का लोकतंत्र टिक नहीं सकता। कहां पहुंच गए हम? जिस जमाने में हमारे लोग 14% हम एजुकेटेड लोग थे, 14% हमारे सीखे पढ़े लोग थे, हमारे नेताओं की डिग्रियां हम गिन नहीं सकते थे। इतनी सारी डिग्रियां थी, एक सांस में हम गिन नहीं सकते थे हमारे उस वक्त की नेताओं की डिग्रियां। आज भी हम गिन नहीं सकते नेताओं की डिग्रियां। हम 64% सीखे हुए लोग हैं, आज भी गिन नहीं सकते, मगर वो डिग्री है 302, 304, 326, 376, 302, 420, ये डिग्रियां है नेताओं की। पढ़ लिख के हमने क्या तीर मार लिया? तो क्रिमिनलों को नेता बना दिया। हमारी उपलब्धि क्या है 70-75 सालों की? तो जो जितने ज्यादा क्रिमिनल है उतना बड़ा नेता बना हुआ है। जब किसी ने बात किया था कि नेता और उद्योगपतियों में फर्क करो, जिंदल नेता है कि उद्योगपति? कौन है जो पूरा गढ़चिरौली का जंगल लूट रहा है? क्या पूछे? कौन उद्योगपति, कौन नेता, कौन साधु, कौन संत, कौन सन्यासी? ये सारी रेखाएं धुंधली होती जा रही है और कई जगह तो मिट गई है पूरी रेखाएं। हम अगर उसको नहीं समझेंगे ढंग से, हमारी समझदारी अगर ठीक नहीं होगे, तो साधु को डाकू बनते देर लगेगी क्या? नहीं लगेगी। हमारी बात यही हो गई। यही सब हम समस्या की जड़ है हमारी, कि हमने कल तक जो क्रिमिनल था उसको जिताने के बाद हम ऐसी अपेक्षा करते कि वो साधु बन जाए। आज कैसे होगा? कल तक वो लूट रहा था, कल 12 बजे तक उसने तुमको लूटा, आज 12 बजे वो जीत गया, हम उससे अपेक्षा करते कि वो हमारा अच्छा करेगा। हमको क्राइम फ्री चाहिए शासन। गांव कैसा चाहिए हमको? नीट और क्लीन। और गांव का सरपंच किसको बनाते हैं? अब किसको समझने की जरूरत है? नेता को। देखो नेता सफेद कपड़े जो पहनता है ना, वो मूर्ख तो नहीं है भाई, वो हमसे ज्यादा समझदार है, इसलिए हमारा नेतृत्व कर रहा है। इतनी तो बात पक्की है ना स्वामी जी कि नहीं? पक्की है ना? तो हम किसान हैं,
सारे के सारे हम किसान हैं, किसानों के इसमें आते, क्योंकि यहाँ वार्ड स्वराज्य किसको नहीं चाहिए, 60% एमएलए एमपी अब वार्ड स्वराज वाले ही आते हैं और वो जिनको चाहिए वैसा कर लेते हैं। ये सारा दुखड़ा किसका है, गांव वालों का दुखड़ा है। गांव के लिए 7 पे कमीशन नहीं, पहला पे कमीशन लागू नहीं होता स्वामीनाथन का, और शहरों के लोगों के लिए 8वां पे कमीशन लागू होने के लिए अभी गठित हो गया है। इसका डिवीजन अगर हम नहीं समझे तो हम चिल्लाते रह जाएंगे, हमारे हाथ में कुछ नहीं आएगा। क्या करना चाहिए, इसकी बात अगर आप करोगे तो सबसे पहले हमें शासक बनना पड़ेगा। शासक कैसे बनते हैं, संविधान बहुत समझा दिया। संविधान की शपथ कौन लेता है, बराबर है। संविधान की शपथ हम लेते हैं क्या, सांसद लेता है, विधायक लेता है, मुख्यमंत्री लेता है, जज लेता है। हम संविधान की शपथ नहीं लेते, संविधान हमारा है, हम शपथ दिलवाते कि ये जो हमारी किताब है उसके अनुसार तुझे काम करना पड़ेगा, और हमको लोग संविधान सिखाना शुरू कर देते। मैंने कई बार कई मीटिंगों में, अभी मैं गया था, वो समाजवादियों की सभा थी, महासभा, बहुत लोग थे, 1000-1500 इस देश के माने हुए सांसद थे, एमएलए थे, सब थे। मैंने उसमें पूछा कि मध्य प्रदेश में एक आदिवासी के सर पर एक मूत्र है और दूसरा मुख्यमंत्री उसको बुला के उसके पैर धो रहा है। आदिवासी तो स्थित प्रज्ञ हो चुका है इस देश का, किसान भी स्थित प्रज्ञ हो चुका है, दलित भी उसी लेवल पे है, कुछ आम्बेडकर अगर छोड़ दो तो ऐसे हो चुके हैं कि अब कुछ नहीं होने वाला, सब ऐसे ही चलने वाला है, क्योंकि हमारी नसीब में ये लिखा हुआ है। इस लेवल तक वो पहुंच गया, और हम प्रबोधन किसका करते हैं, उसी का प्रबोधन करते हैं। मुतने वाले का प्रबोधन क्यों नहीं करते, वो हमारी औकात नहीं है, हम उसके सामने मुंह खोलने के काबिल नहीं है, क्योंकि वो रसूखदार है, क्योंकि वो समाज के उस स्टेटा से आता है जहां तुम्हारी पहुंच नहीं है। किसको समझाने की जरूरत है, शोषक को समझाने की जरूरत है, या जो शोषित हो रहा है, जो मंडियों में लूट रहा है, वो लूटने वालों को समझाने की जरूरत है, या लूटा जा रहा है उस किसानों को समझाने की जरूरत है, किसको समझाओगे। देखो ये किसानों ने आंदोलन किया, सरदार है तो असरदार है, मैं बार बार बोलता हूं सरदार जी कि सरदार है तो असरदार है। इनकी ताकत थी कि काले कानून वापस लेना पड़ा, पिछले दरवाजे से आ रहे, और इनको खालिस्तानी बोलने वाले कौन थे, सारे उच्चवर्णीय, सारे बुद्धिजीवी, तथाकथित बुद्धिजीवी। इस देश का सबसे अधिक सत्यानाश अगर किसी ने किया होगा तो तथाकथित बुद्धिजीवियों ने किया है। चाणक्य ने कहा था, सही था चाणक्य, गलत था, वो आदमी था कि नहीं था मुझे नहीं पता, मगर चाणक्य ने कहा था कि इस देश का अहित दुर्जनों की दुर्जनता से नहीं, सज्जनों की निष्क्रियता से होगा। यहां जितने लोग बैठे हुए, जब तक वो किसी एक छतरी के नीचे आके अपना काम नहीं करते, अपना वर्क जारी रखे, मगर छतरी एक होनी चाहिए। कितने लोग तैयार होंगे, अगर एक छतरी बनाते हो तो आपकी आवाज कुछ बुलंद होगी। अगर छतरी नहीं बनी आपकी तो आपकी जगह जगह जो विचार चल रहे हैं ना, वो गांव के तक सीमित रहेंगे, उसको कहीं नहीं पहुंचाया जाएगा, कहीं नहीं, क्योंकि मीडिया आपके साथ नहीं देगा, लोग आपका साथ नहीं देंगे, बुद्धिजीवी आपका साथ नहीं देंगे, उच्च शिक्षित पदों पर बैठे हुए साथ नहीं देंगे। ये है हमारे यादव साहब, ये डायरेक्टर थे, भारत सरकार का डायरेक्टर है वो आदमी योगेंद्र यादव, एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, डायरेक्ट मोदी के कमेटी में थे, मगर बोलने में हमारे जैसे ही कड़वा था, बाहर बैठा हुआ है। और उनसे ज्यादा उम्र के लोग, 10-10, 15-15 साल ज्यादा उम्र के लोग अभी भी उसके मोदी कैबिनेट में उसको सलाह दे रहे। तो नेताओं को सही सलाह नहीं चलती है, और नेताओं को किसानों की सलाह, दलितों की सलाह, आदिवासियों की सलाह और अल्पसंख्यकों की सलाह से एलर्जी है। सच बोल रहा हूं या गलत, सच बोल रहा हूं ना। ये सरदारों में ताकत है, वो गुजरातियों में भी ताकत थी। भूकंप आया था, आपको पता होगा, कच्छ में हम लोगों ने कंबल बांटने का प्रयास किया था, भारत के लोगों ने अनाज भेजने का, उन्होंने बोला था हमें नहीं चाहिए, हमें आपकी सहानुभूति चाहिए, हमें हमारे प्रति आपकी अच्छी इच्छा चाहिए कि हम आपके भाई और दुख में हैं, इतनी ही चाहिए आपसे। वो स्वयं ताकत से खड़े हो गए। कच्छ में आप भूकंप का इतना सा भी तिनका नहीं देखोगे।
वहीं हमारे लातूर में, महाराष्ट्र के लातूर में सारा सरकार ने किया। जिस लातूर की भूमि में 3 साल बाद एक बार बारिश होती है, 3 साल, कभी तो भी 2 साल के बाद, कभी 3 साल के बाद, कभी 1 साल के बाद, हर साल बारिश नहीं होती है। वहां किसान हर साल जमीन तैयार करके बैठा होता है। कितना मेहनत कश होगा वो किसान। मगर भूकंप आया, 5 साल फ्री में खाना मिला। आज महाराष्ट्र की स्थिति यह है, उस डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा दारू पीने वाले, सेल अगर दारू का कहीं होगा तो लातूर में है। वहीं हाल उत्तराखंड के हो गए। हमारा विकास किस दिशा में जा रहा है? तो हमने रास्तों के लिए हिमालय को पूरा हिला दिया। अब हिमालय कहां दरक जाएगा, कहां गिर पड़ेगा, कौन सा बांध फूट जाएगा, कोई भरोसा नहीं है भाखरा नंगल डैम में कितना गाद है, उत्तराखंड के टिहरी डैम में कितना गाद भरा है, किसी को पता है? सारे के सारे माटी के पहाड़ है, सारे के सारे माटी के पहाड़ है। और टनों पानी हर दिन अंदर जा रहा है, पहाड़ों के अंदर घुस रहा है। कौन से दिन वो पहाड़ बैठ जाएगा और सारा का सारा पानी दिल्ली पहुंच जाएगा, उत्तर प्रदेश पहुंच जाएगा, किसी को है पता? कोई सोचता है इसके बारे में? अरे जो गौ रक्षा का काम करते हैं, दिन भर बाप खेत में खटता है, उसका बेटा दिन भर गौ रक्षा करता है और रात में बाप उसी खेत में जाके चौकीदारी करता है कि मेरा खेत ना चर जाए, ये गौ जो खुली गौ है खेत ना चर जाए। मैं बनारस से नागपुर गया था, गिन के 22 गाय मैंने देखा हूं रास्ते पर मरी पड़ी। 22 गाय, उनकी लाशें उठाने को कोई तैयार नहीं है। कौन सी गौ रक्षा कर रहे हो? गांधी ने बोला था गौ पालन, गौ रक्षा और गौ संवर्धन तीनों अलग सब्जेक्ट है। हम हर चीज का बैठ जाओ, आप खड़े हो गए तो मैं बैठ जाऊंगा। मैं सही बोलता हूं, मुझे बोलने का कोई शौक नहीं है, मुझे कोई शौक नहीं है बोलने का सर। यहां जो लोग बैठे हुए देखो, गौ रक्षा की उलटबाजी हम बजा रहे। 7,32,000 गांव हैं, हर गांव में कम से कम साल में 10 जानवर मरते कि नहीं मरते? हाँ कि ना? आसाराम बापू थोड़ी यार हूं। कम से कम 10 मरती है ना। तो वो जो गांव का चमड़ा निकालने वाले थे उनको हमने पीट के, कूट के और छुआछूत के माध्यम से बाहर भगा दिया गांव के। अब वो गाय सड़ रही है सारी की सारी, और हम जिंदा गाय को काट के उसका चमड़ा, क्योंकि मैं देखता था मेरे बचपने में एक ही हमारे यहां गाय का कत्ल करने का कारखाना था मुंबई के पास में, एक कारखाना था देवनार। अब जगह जगह हो गए, क्योंकि मुझे पर्स चाहिए चमड़े की, मुझे बेल्ट चाहिए चमड़े का, मुझे चप्पल चाहिए चमड़े की, मुझे मेरे गाड़ी का कुशन चाहिए चमड़े का, मुझे मेरा घर का सोफा चाहिए चमड़े का। और चमड़ा तो इतना सारा, 7,32,000 गांव का मल्टीप्लाई 10, इतने करोड़ों गाय और भैंसे हमने सड़वा दिए। अब कहां से आएगा चमड़ा? तो गौमांस निर्यात हो रहा है, भारत दूसरे नंबर पर है गौमांस में। जो चिल्ला रहे थे गौ की रक्षा, चिल्ला कौन रहे थे? जिनके माँ बाप वृद्धाश्रमों में पलते हैं, वो हमको गौ पालने का ज्ञान देते हैं किसानों को। इससे ज्यादा दुखद और क्या हो सकता है? उनकी मां उनके घर में नहीं है, उनका बाप उनके घर में नहीं है, वो अनाथ आश्रम में, वृद्धाश्रम में पल रहे, और वो हमको बताते कि गौ रक्षा करो। मेरा छोटा सा भी किसान होगा ना, उसका एक कमरे का मकान होगा, और उसकी गाय अगर बरसात में या ठंडी में बच्चा दे दे तो वो बच्चे को अपने घर में रखता है कि नहीं रखता है? एक कमरे के मकान में वो रखता है। उसको गौ रक्षा सिखाने की जरूरत है, गौ सेवा सिखाने की जरूरत है। मगर ये देश पूरा उलटबाजी में चल रहा है, और ये उलटबाजी में जो देश चल रहा है वो चलाने का काम सत्ताधीशों ने, उच्च वर्णियों ने और शिक्षित लोगों ने किया है। ये पहले मानना पड़ेगा। अगर ये चीज हम नहीं मानेंगे तो फिर हम किसको समझा रहे? उसको समझा रहे जिसके सर पे हम उतरे। किसको समझा रहे? कौन सी दिशा में हम जा रहे? आपको सब लोगों को यहां आमंत्रित किया है, आप आए हो, मुझे बहुत अच्छा लगा। अपने अपने क्षेत्र के बाप लोग हो आप, सब लोग एक जगह इकट्ठा हो जाओ, किसी को भी नेता चुन लो, कोई भी एक कार्यक्रम बना लो, और उस कार्यक्रम में कम से कम इतना तो रखो
10 लोग आप डिसाइड कर लो कि ये 10 लोग हमारी नीति निर्धारित करेंगे, उसके पीछे चलो। मैंने कल कुछ बताया था, मैंने बताया था कि बुद्ध ने संगठन कैसा खड़ा किया, आरएसएस ने संगठन कैसा खड़ा किया। कुछ लोगों को लगा कि मैं आरएसएस की बात नहीं, मैं संगठन कैसे खड़ा होता है, बुद्ध का संगठन कैसे होता है, गुरु नानक देव का संगठन कैसे खड़ा हुआ, आरएसएस का कैसा हुआ, पार्टियों का संगठन कैसे खड़ा होता है, इसकी बात कर रहा था मैं। संगठन में अगर आपने एक बार किसी को नेतृत्व दे दिया, बुद्ध निर्माण कर दिया, गुरु नानक देव निर्माण कर दिया, तो उसका हुक्म सर माथे पर। करते वक्त सारी समीक्षा कर लो, वो चोर है, चकारा है, नालायक है, आपको बेचना चाहता है, आपको क्या करना चाहता है, पहले समीक्षा कर लो। मगर एक बार अगर उसको कर लिया आपने, तो फिर उसने अगर बोला कि आज सूरज पश्चिम से उगा है, तो मान लेना, ये सोचना कि इसके बोलने के पीछे कोई ना कोई गुहितार्थ है, हमारे उन्नति के लिए, हमारे उद्धार के लिए बोल रहा है। ये जब तक नहीं समझोगे ना, तो आपका नेतृत्व, आपका किसी क्षेत्र में यहां बैठे हुए लोग जितने हैं, उसका किसी क्षेत्र में नेतृत्व नहीं है। धार्मिक क्षेत्र में नहीं, आध्यात्मिक क्षेत्र में नहीं, हम चमचे हो सकते किसी के, हम फॉलोअर हो सकते, हमारा नेतृत्व नहीं है कहीं। आर्थिक क्षेत्र में नहीं है हमारा नेतृत्व, बौद्धिक क्षेत्र में, साहित्यिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, किसी क्षेत्र में नेतृत्व नहीं है। एक ये बलहारा घूम रहा था कोरोना के वक्त, बता रहा था, हम नागपुर में यानी विदर्भ में घूम रहे थे, 1000 किलोमीटर साइकिल यात्रा करके मैं समझा रहा था कि कोरोना वैक्सीन मत लो, 7 दिन में वैक्सीन पैदा नहीं होती। 2 साल से 10 साल तक वैक्सीन पैदा करने के लिए लगते हैं। 7वें दिन जो वैक्सीन आई, वो वैक्सीन तुम्हारे कोरोना की नहीं है, तुमको मार देगी। जवान जवान बच्चे ट्रैक पे दौड़ते हुए गिर के मर रहे, एक्सरसाइज करते हुए मर रहे। क्यों मर रहे? क्योंकि उसके 8 दिन बाद एक पेपर पब्लिश हुआ था उसी यूनिवर्सिटी का जिसने कोरोना वैक्सीन आपको दी थी, कि इससे ब्रेन पैरालिटिक स्ट्रोक भी आ सकता है। यही बनारस के यूनिवर्सिटी के जो वहाँ का ये है मतलब मानव विज्ञान शास्त्र के एचओडी थे, उन्होंने भी बोला, उनको तो सर्विस से निकाल दिया। हाँ, क्लॉट बनते हैं और वो क्लॉट से मर रहे। पहले तो फोटो लगाकर आपको कोरोना वैक्सीन दी और उसी सरकार ने एफिडेविट दिया सुप्रीम कोर्ट में कि हमने किसी पे जबरदस्ती नहीं की। शर्म होनी चाहिए, हमको शर्म लगनी चाहिए कि हम आज भी वैसे लोगों का समर्थन करते हैं। मैं किसी का विरोध के लिए, मैं किसी इस देश में, मैं मेरे बारे में अगर बोलो तो करीबन 21-22 हजार जमीन थी मेरे पास में, मेरे परिवार के पास में 22,000 एकड़ जमीन थी। 1942 में 13 अगस्त 1942 से लेकर 17 अगस्त 1942 तक मेरे घर से 3 मुर्दे निकले, पुलिस की गोली से मारे गए। तीनों के तीनों मेरे चाचा, एक का पुतला लगा हुआ है नागपुर में। मगर हमको साला अकल ही नहीं आती। हम अगर सरकार से समझौता कर लेते, अंग्रेज सरकार से, तो हम सिंधिया रहते, हम होलकर रहते। हमारी हैसियत वो थी। उस तरीके के सरदार शिवाजी महाराज के पहले लाइन में अगर कोई बाल सखा करके आया था तो सूर्याजी राव काकड़े आया था। हमको कई गांव की जागीर मिली थी, मगर हमारे दिमाग खराब है, पागल है हम लोग। क्योंकि उसके बाद भी मेरे दादा 11 साल 12 साल एब्सकॉन्डिंग में, फरारी में रहे। हमारा घर लूट लिया अंग्रेजों ने, हमारी जमीनें करवा दी, बांट दी सबको अंग्रेजों ने, मगर हम नहीं सुधरे। हमारे पिताजी अनाथ विद्यार्थी गृह में रह के पढ़े और वो पढ़ने के बाद डॉक्टर बने, तो फिर संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन में अंदर चले गए। फिर 4 अगस्त 1978 को नामांतरण आंदोलन, कोई लेना देना नहीं हमारा बाबा साहब आंबेडकर के विद्यापीठ से और उनके कम्युनिटी से। मगर सोशल मूवमेंट में हम जब आते हैं तो उनके लिए भी मेरा सगा चचेरा भाई किशोर बालकृष्ण काकड़े पुलिस की फायरिंग में मारा गया 4 अगस्त 1978 को। और मैं भी एक्सीडेंटली राजनीति में आया हूं, एक्सीडेंटली। मुझे पता है कि किसान की राजनीति, झुग्गी वालों की राजनीति, वर्ग लेबर की राजनीति करने से इस देश में वोट नहीं मिलता, मगर उस पागल खानदान का वारिस हूं कि जिसमें वोटों की चिंता नहीं, सच्चाई की चिंता करने की सीख हमको हमारे परिवार ने दी है। उस परिवार का वारिस हूं मैं ये बताता हूं आपको कि निमंत्रित किया है तो निमंत्रित करने का कारण भी पूरा करके जाना। यहां से मैं तो निकल जाऊंगा, मैं अनुमति लेता हूं, मगर कारण, उसका उद्देश्य पूरा कर जाना कि एक जगह कम से कम 2, 4, 10 लोग मिलके ये तय करना कि ये 10 लोग हम मिलके जो डायरेक्शन देंगे, वो डायरेक्शन यहाँ आने वाले सारे संगठन उस दिशा में चलने का प्रयास करेंगे।
उसको बढ़ाने का प्रयास करेंगे। उसमें कौन होगा? मैं नहीं हूंगा उसमें, क्योंकि मैं तो उल्टा सीधा बोलने वाला आदमी हूं। उसमें शांत दिमाग के लोग चाहिए। मैं उल्टा सीधा बोलता हूं। मैं कभी किसी की चिंता नहीं करता, किसी की चिंता नहीं करता। राजनीति में बड़े बड़े पदों पर रहा हूं और बड़े बड़े इसमें यहाँ के शमशेर सिंह सूरजेवाला का ब्लू आइड बॉय था मैं। पूरा हरियाणा उनके साथ में घूमा हूं। बहुत करीबी संबंध थे मेरे, बहुत करीबी। मतलब उनके पूरे कमेटी में मेरे सिवाय वो किसी की बात नहीं मानते थे ना। आज भी मेरे पास कोरे लेटर पैड पे उनके सिग्नेचर पड़े हुए, आज भी। मैं कभी उसका दुरुपयोग नहीं किया। तो आप जो बात कर रहे हो, ये बात लोगों को समझाने की जरूरत है कि इतनी बड़ी ताकत, खाद्यान्न की ताकत हमारे पास है। मैं सरदार लोगों को आह्वान करता हूं, सर इस देश को सबक सिखा दीजिए। 3 साल आपको चाहिए उतना ही अनाज पैदा कीजिए। पॉइजन फ्री फूड आपके यहां अभी, क्योंकि जमीन सारी धुल गई है, पॉइजन फ्री फूड, विष मुक्त अन्न को पैदा कीजिए और अपने तक ही खाइए। आपकी ये हालत नहीं है कि 3 साल आपने बेचा नहीं तो क्या होगा। आपके जितना चाहिए, जानवरों को जितना चाहिए, आपको जितना चाहिए। इन हरामियों को मत दीजिए जो हमको बोलते हैं कि हम भिख मंगे हैं। इस देश के किसानों को लूटा गया बुरी तरीके से। 47 में हम 1 क्विंटल कपास बेचते थे तो 36 ग्राम सोना आता था हमारे पास में। जब हरित क्रांति नाम का एक फ्रॉड आया हमारे पास में, तो 1 क्विंटल कपास के अगेंस्ट में 18 ग्राम सोना आया। और आज हम 1 क्विंटल कपास बेचते तो 1 ग्राम सोना नहीं आता है। 36 गुना से ज्यादा हमारी लूट हुई है। यही हालत गंदम की है, यही हालत आपके चावल की है। हमारे हर उपज की लूट हुई। और ये हरामी 16 लाख करोड़ रुपए का इंडस्ट्रीज का कर्जा माफ करके, और हमने कर्जा अगर बोला कि हमको कर्जा माफी दे दो तो बोलते तुम भिखमंगे हो क्या। अबे हम भिखमंगे नहीं है, मगर हमको अनाज का व्यापार करना नहीं आया। हम देते ही रहे तुमको, और इस भावना में देते रहे कि हम उपज नहीं करेंगे तो इनको पालेगा कौन। सरदार जी, इनको पालने का ठेका हमने नहीं लिया है। हम ठेकेदार नहीं है इनको पालने के। ये वैसे भी बोलते हैं कि फॉरेन से लाएंगे, इनको सालों को लाल गंजी खिलाइए, इनको लाल गेहूं खिलाइए, जो जानवर भी नहीं खाता ऐसे मक्का इनको खिलाइए। जब तक ये नहीं करोगे ना 2, 4, 5 साल, कुछ नहीं होने वाला। ये ग्राम स्वराज वगैरह मोमेंट चलेगी, मगर नकेल पकड़ना पड़ेगा। क्योंकि आपने देखा होगा इमरजेंसी के पहले जब लाल गुंजी खाते थे, तो मैं देखा हूं मेरे घर में बड़े बड़े अफसरों की बीबी आके मेरे माँ के दाढ़ी को हाथ लगाती थी और बोलती थी कि हम तो खा लेते हैं लाल गेहूं, लाल गुंजी, मक्का, बच्चे नहीं खाते। भाई थोड़ा सा दे देना, पैसे हम जितने भी चाहे उतने दे देंगे। उसके बाद लेवी आई और लेवी में जबरदस्ती हमारा अनाज खींचा गया। हमारा जो गोडाउन हमारे घर में था वो सरकारी गोडाउन हो गया, और वो गोडाउन जो अडानी का होने वाला था आपने रोका सरदार जी। इसलिए मैं बार बार आपको नमन करता हूं, बार बार नमस्कार करता हूं। आपने कुछ भी बोला ना, सरदारों ने कुछ भी बोला कम है, क्योंकि देश की रक्षा में करीबन 35% शहीद आपके लोग हैं। और आपको खालिस्तानी बोलने का हम नालायक लोग काम करते हैं। ये सारे इस देश के बुद्धिजीवी हैं, नालायक लोग, और ये नालायकों को सबक सिखाने की जरूरत है। रही भ्रष्टाचार की बात, अभी कोई बोल रहा था भ्रष्टाचार कैसे रोकना चाहिए। भ्रष्टाचार 3 तरीके से होता है, एक शुक्राना, एक नजराना, एक जबराना। हम जबराने पर बोलते हैं, शुक्राने और नजराने पर कोई नहीं बोलता है। 10 लाख का सूट कैसे मिला, अरबी घोड़ा कैसे मिला, 8,000 करोड़ का हवाई जहाज कैसे मिला, 12 करोड़ की फ्लाइट कैसे मिली, पेन कैसे मिलते हैं लाखों के, गॉगल, इस पे कोई बोलता है। हम जबरा, अरे आप चुप बैठिए, आपकी अकल मुझे पता है, बैठो। आपकी अकल जब भी पता हो गई मेरी। नहीं, ये गलत आदमी है, ये गलत आदमी है। कि विजिट किया और कई ग्राम पंचायतों में मैंने देखा कि 70% जो मुकदमे होते हैं वो सरकारी अधिकारियों के द्वारा लगाए मुकदमे होते हैं। कभी जमीन यहां से नापता है, कभी वहां से नापता है, कभी घर यहां से नापता है, कभी वहां से नापता है, कभी खतौनी पर कुछ लिख देता है, कभी खतौनी पर कुछ लिख देता है, और उसमें किसान लड़ मरते हैं और उनके सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमे चलते हैं। उन अधिकारियों को कभी भी पनिशमेंट होते हुए आपने देखा है क्या? उनको जिम्मेवार पकड़ा जाता है क्या? यह कानून क्यों नहीं है कि जिस भी अधिकारी ने गलत एंट्री किया होगा उसको होना चाहिए पनिशमेंट? होती है क्या? नहीं होती है। जहां कोर्ट में जस्टिस की अपॉइंटमेंट होना चाहिए वहां अपॉइंटमेंट नहीं होती। क्यों नहीं होती?
इसके बारे में सवाल पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? और स्थापित लोग भ्रष्टाचार, छुआछूत, जातिवाद, धर्मवाद, भाषावाद, वाद विवाद करते हैं, हमारा मुंह दबाने का प्रयास करते हैं। हर वक्त मैं देखता हूं सरदार जी कि जहां भी हम सच्चाई बोलने शुरू हो जाते, कोई ना कोई खड़ा हो जाता है, अरे मैं उस डरने वालों में से नहीं हूं, मैं किसानों का प्रतिनिधि हूं। पेट में घुस के अगर पेट फाड़ने की औकात नहीं होगी ना, तो बोलने की हिम्मत ही नहीं करूंगा। मैं अंत में कुछ बताना चाहता हूं। शहरी, देखो, शहरियों ने हमको समझाया कि आपकी जमींदारी देश की सबसे बड़ी समस्या है। समझाना कि नहीं समझाया था हमारे बाप दादाओं को? ने हमको बताया था कि आपकी जमींदारी, बड़ी जमीन होल्डिंग हमारे लिए, देश के लिए समस्या है। बताया था कि नहीं? बाद में हमारी सीलिंग में छीन लिया जमीन, बाद में हमारी भूदान में ले लिया जमीन। अब ये हमको समझा रहे हैं हमारे बंटवारे के बाद अभी कमी भूधारक, अल्प भूधारक ये देश के लिए समस्या है। और वो कंपनी, जमीन कंपनियों को 3000 एकड़, 2000 एकड़, 10,000, 41,000 एकड़ कच्छ में जमीन दे दिया। वेंकैया नायडू के दामाद को, मेरे पास प्रूफ है सारे, दे दिया। समस्या जमीन है कि इनके बुद्धि में बैठी हुई कीड़ा है, कीड़ा समस्या है।